Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 8 July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज डेफेमेशन केस, गुजरात हाईकोर्ट रिफ्यूजेस रिलीफ टू राहुल. नाउ आप सभी को राहुल गांधी जी का जो कांग्रेस के यहाँ पे लीडर थे उनके बारे में ये केस पता होगा. पहले हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था, इन्हें कन्विक्ट क्यों किया गया था. 2019 की बात है ये. 2019 में जो रैली वगैरह निकल रही थी इलेक्शन के लिए, तो जो जनरल इलेक्शन होने थे तो उसमें यहाँ पर राहुल गांधी जी ने कुछ स्टेटमेंट दी थी. किसके लिए? यहाँ पर जो मोदी कम्युनिटी है उसको थोड़ा टारगेट करते हुए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, जिसके कारण इनके ऊपर क्या लगता है जो मोदी कम्युनिटी के पीपल हैं उन्होंने क्या कर दिया था, केस कर दिया था. ओके तो आप यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस लीडर सेइंग ही यूज्ड पीएम्स नेम टू एड सेंसेशन एंड अफेक्ट द आउटकम ऑफ द 2019 जनरल इलेक्शन. इट कॉल्स फॉर प्योरिटी इन पॉलिटिक्स. तो उन्होंने क्या किया था, मोदी कम्युनिटी के जो पीपल थे उनको एक तरीके से कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे जिसके कारण उनके ऊपर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, केस फाइल कर दिया जाता है. ठीक है, अब इसके अंदर इसको यहाँ पर किसके अंडर लाया जाता है, क्रिमिनल. आपका यहाँ पे क्रिमिनल केस चलता है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से क्या कहा गया कि आपने उस कम्युनिटी का नाम लेकर एक तरीके से सेंसेशन एड किया और इसके कारण यहाँ पर कुछ वायलेंस और अफेक्ट भी देखने को हमें मिल सकते थे. इसलिए इसको रजिस्टर किया गया, किसके अंडर, क्रिमिनल केस के अंडर रजिस्टर किया गया. और इसी के चलते यहाँ पर हम क्या देखने को मिलता है कि इन्हें 2 ईयर्स के लिए, राहुल गांधी जी को 2 ईयर्स के लिए कन्विक्ट किया जाता है. ओके अब आप सभी को पता है यहाँ पर हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं और आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है. उसके अंडर जितने भी आपके एमपीज और एमएलएस हैं उनके यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशंस के कुछ प्रोविजंस हैं. अब हम उन प्रोविजंस को देखते हैं. पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज डिफेमेशन. डिफेमेशन क्या होता है, तो आप डिफेमेशन की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो यू विल फाइंड हियर defamation is the act of communicating false statement about a person that injure the reputation of that person when observed through the eye of an ordinary मैन. यहाँ पर हम कुछ एक ऐसी चीज बोल रहे हैं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट किसी पर्सन के अगेंस्ट में बोल रहे हैं या फिर किसी कम्युनिटी के पीपल में या किसी रिलीजियस पीपल जो उसके रेपुटेशन को क्या कर रहा है, एक तरीके से डिग्रेडेट कर रहा है, खराब कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं, डेफेमेशन कहते हैं. ओके मतलब आप किसी भी पर्सन को डिफेम कर रहे हो, उसका एक तरीके से जो जिस तरीके से उसकी सोसाइटी में पोजीशन है तो आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके कारण क्या हो रहा हो, उसकी जो पोजीशन है उसको डिफेम किया जा रहा हो, है ना. तो वहां पर आपका क्या लगता है, डिफेमेशन केस लगता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है. तो आप देखेंगे सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी एलोबरेट द ऑन हाउ डिफेमेशन कुड बी थ्रू वर्ड्स स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रीड थ्रू साइंस एंड ऑल्सो विजिबल रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर डिफेमेशन कैसे हो सकता है उसके बारे में हमारा आईपीसी का जो सेक्शन 499 है वो कैसे एलोबरेट करता है कि आपने या तो वर्ड्स के थ्रू कुछ कहा, वर्ड्स के थ्रू या तो आपने उसको बोला या फिर आपने कहीं पर उसको लिखकर सामने प्रेजेंट कर दिया, हमने कोई आर्टिकल प्रेजेंट कर दिया. ओके या फिर कोई कुछ साइंस है हमने ऐसे कर दिए या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो गया, आपका कोई वीडियो हो गया. तो अगर आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं किसी भी पर्सन को डिफेम करने के लिए तो यहाँ पर आपका किसके अंदर आता है, सेक्शन 499 आईपीसी के अंदर आता है. ओके दीज कैन ईदर बी पब्लिश्ड और स्पोकन अबाउट अ पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन. यहाँ पर हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर पर्सन की, आप किसी भी पर्सन का नाम यहाँ पे ले सकते हैं, तो उसको उसकी जो पोजीशन है उसका हमारा मेन इंटेंशन क्या है कि उसकी जो रेपुटेशन है उसको डैमेज करना. ओके फिर हम देखते हैं सेक्शन 500 स्टिपुलेट्स इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 ईयर्स. अब यहाँ पर देखिए 499 में आपका डिफेमेशन आता है आईपीसी के सेक्शन में. ओके अब 500 जो आपका सेक्शन 500 है वो यहाँ पर क्या स्टिपुलेट्स करता है कि अगर कोई पर्सन किसी भी पर्सन को डिफेम करने की, अगर यहाँ पर ए पर्सन है आपका और दूसरा ये बी है, तो ए ने क्या किया, बी को डिफेम किया. यहाँ पर किसके थ्रू, मतलब या तो कुछ बोल दिया या फिर उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स लिख के ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया या फिर कोई विजिबल वीडियो बना दिया या फिर कोई साइन के थ्रू इसको यहाँ पे उसने क्या किया, डिफेम किया. अब इसने डिफेम कर दिया, अब ये बी ने क्या किया, जाके यहाँ पे केस कर दिया. तो इसके अंदर क्या होगा, ये ए पर्सन को 2 ईयर्स तक की, आप देखेंगे द स्टिपुलेट्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स विद और विदाउट अ फाइन फॉर समवन हेल्ड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन. तो यहाँ पर क्या होगा, या तो फाइन के साथ या फिर विदाउट फाइन के साथ इस पर्सन को क्या किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा 2 ईयर्स के लिए.
ओके इतना आपको क्लियर हो डिफेमेशन क्या है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी जी को जैसे ही 2 इयर्स के लिए कन्विक्शन यहाँ पे मिला था, कन्विक्ट किया गया था, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, आप सभी को ये पता है। तो अब हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या प्रोविजंस हैं। हमारे जो एमपी जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, है ना, लेजिस्लेटर्स हैं, उनको किस तरीके से हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोविजन है। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच टू सिटीजन, हाउएवर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 हैज इम्पोज सर्टेन रीजनेबल exemptions to this freedom such as contempt of court, defamation, incitement to an offense। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 19 आपका क्या प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। बट आप यहाँ पर नीचे जाकर देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है ना। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यहाँ पर अगर ये सारी चीजें होती हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल कर दिया जाएगा, मतलब उसको दबा दिया जाएगा। वहां पर आप ऐसी चीजें या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन इंडिया डिफेमेशन कैन बोथ बी अ सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल ऑफेंस डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिविटी दे सीक टू अचीव। अब इंडिया में हम बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, आपका जो डिफेमेशन है वो दोनों तरीके से हो सकता है, एक सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। सिविल कैसे होगा आप देखेंगे, सिविल रॉन्ग सीज रॉन्ग बीइंग रिएड्रेस द मॉनेटरी कंपनसेशन व्हाइल द क्रिमिनल लॉ सीक्स टू पनिश अ रॉन्ग डूअर एंड सेंड्स मैसेज टू अदर नॉट टू कमिट सच एक्ट विद अ जेल टर्म। यहाँ पर सिविल जब अगर हम उसको सिविल उसमें रखते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आपके ऊपर कुछ फाइन लगा दिया गया, इस तरीके से हम क्या करते हैं उसे कंपनसेट करते हैं, उसको रिएड्रेस करते हैं। व्हाइल क्रिमिनल लॉज में क्या होता है, जिसने भी यहाँ पे गलत काम किया उसको पनिश किया जाता है, उसको फाइन लगाया जाता है और जेल भी उनको जेल के जो टर्म्स होते हैं उसके साथ यहाँ पर किया जाता है, जिससे क्या हो कि आने वाला उस चीज को देखते हुए कोई दूसरा पर्सन ऐसा कोई भी क्राइम ना करे, कोई भी एक्ट यहाँ पर ना करे। ओके इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। तो आपके पास सबसे पहले हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आपका, ठीक है। तो आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 सबसेक्शन 1 ओके ये प्रोवाइड करता है किसके लिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। तो 102 किसके लिए है, यहाँ पे एमपीज के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आपके पार्लियामेंट यूनियन पार्लियामेंट है उनके एमपी और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे प्रोविजन प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 191 क्लॉज 1 जो है वो किसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करता है, एमएलए, जो आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में जो एमएलएज होते हैं उनके लिए यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है हम देख लेते हैं। तो इट स्पेसिफाई दैट पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन अब बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर सर्टेन कंडीशन। अब यहाँ पे क्या क्या है, इफ ही इज अनसाउंड माइंड स्टैंड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, यहाँ पर अगर वो अनसाउंड माइंड करता है, ठीक है, डिस्चार्ज, इंसोल्वेंट, या फिर वो क्या हो कोई भी एनी प्रॉफिट ऑफ मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके रखता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस एमपी को क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ओके इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, आर्टिकल 102 ऑल्सो ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ डिटरमाइनिंग कंडीशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, देयर आर एनालॉग प्रोविजन ऑफ फॉर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ओके अब आर्टिकल 191 क्लॉज 1 क्लॉज ई भी यहाँ पे वेरियस ग्राउंड देता है किसके लिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट मेंबर्स के लिए। तो उसमें भी यही, अगर कोई भी जो आपका मिनिस्टर है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके रखते हैं, या फिर वो अनसाउंड और अनडिस्चार्ज यहाँ पे सोलवेंट है, वो किसी भी, अगर वो सिटीजनशिप जो इंडिया के सिटीजनशिप है उसको यहाँ पे छोड़कर किसी फॉरेन स्टेट की जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर कर लेते हैं वॉलंटरी बेसिस पे, तो उस केसेस पर भी एमपी और एमएलए को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब किसी एक्ट के थ्रू यहाँ पर किसी भी प्रोविजन को जब हम लेकर आते हैं तो वो आपका स्टैट्यूटरी हो जाता है। ओके तो आपका क्या जाता है यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन बताता है किसके, एमपीज का और एमएलएस की। ओके तो यहाँ पर आपका आता है सेक्शन 8 क्लॉज 3। अब यहाँ पर आपको याद रखना है दो सेक्शन, सेक्शन 8 क्लॉज 3 और दूसरा होता है सेक्शन 8 क्लॉज 4। सेक्शन 8 क्लॉज 3 यहाँ पर ये कहता है कि मैंडेट दैट एमपीज कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू एटलीस्ट 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी एमपी को यहाँ पर
मतलब उसे कन्विक्ट कर दिया गया है और उन्हें 2 साल की क्या मिल गई हो, सजा मिल गई हो, तो इस केस में यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेज कि उस एमपी को क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, हमने कर दिया डिस्क्वालीफाई। उसके बाद आपका सेक्शन 4 आ जाता, मतलब सेक्शन 8 क्लॉज 4 आता है। इसमें ये कहता है कि अगर एमपी और एमएलए को हमने क्या किया, कन्विक्ट किया, उन्होंने क्या किया, विद इन 3 मंथ्स अगर उन्होंने कोर्ट में अपील कर दी, अपने कन्विक्शन की यहाँ पे अपील कर दी, तो इस केस में उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज होती है। उसके बाद क्या होता है आपका, हम देखते हैं लिली थॉमस केस आता है 2013 में। लिली थॉमस केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई का प्रोविजन दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, 3 साल मतलब 3 महीने का उनको टाइम देकर उनका डिस्क्वालिफिकेशन एक तरीके से कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि सब जो एमपी एमएलए थे वो जल्दी जल्दी अपील कर देते थे, तो किसी भी पर्सन को मतलब कि एमपी और एमएलए को यहाँ पे क्या किया जाता, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा था। तो ये पूरा केस आपका जाता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लिली थॉमस वर्सेस ये केस होता है यूनियन ऑफ इंडिया, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 था आरपीए एक्ट ऑफ 1951, उसको क्या कर दिया जाता है, स्टक डाउन कर दिया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या सेक्शन है आपका कि अगर कोई एमपी और एमएलए को 2 इयर्स के लिए कन्विक्ट किया गया है और उससे ज्यादा के लिए, देखिए टाइम पीरियड 2 इयर्स ही होना चाहिए, अगर इससे एक दिन भी कम होता है तो हम उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। आपको ये याद रखना है, अगर एक दिन भी 2 इयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस 2 इयर्स में अगर एक दिन भी कम होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर कन्विक्शन रेट 2 इयर्स का है तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको डिफेमेशन से रिलेटेड सारी चीजें अब क्लियर होंगी, है ना, क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, किस तरीके से हम एमपीज और एमएलए को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करते हैं, डिफेमेशन क्या होता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा कल का क्वेश्चन था व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। बायोचार का फार्मिंग में क्या यूज होता है ये आपको यहाँ पर बताना था। कई लोगों ने यहाँ पे आंसर भी किया है, वेरी गुड। इसी तरीके से आप यहाँ पर रिप्लाई करते रहिए और आंसर करते रहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट है आपके पास, इतनी अच्छी फैसिलिटी आपके पास है, तो आप इसका पूरा यूज करें। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। तो बायोचार का फार्मिंग में क्या यूज होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, हम इसका आंसर देने से पहले हम बायोचार के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि बायोचार होता क्या है। ठीक है, तो देखिए आप देखेंगे, बायोचार अ चारकोल लाइक मटेरियल प्रोड्यूस बाय हीटिंग बायोमास ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हम कोई बायोमास मतलब कोई ऐसा मटेरियल जो बायोटिक हो आपका, ओके, उसको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो उससे आपको एक चारकोल लाइक मटेरियल मिलता है जिसे हम कहते हैं बायोचार। इट इज द डायरेक्ट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रिवेंटिंग कंबशन। यहाँ पर एब्सेंस की मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज किया जाता है, जिससे यहाँ पर कंबशन कम होता है। द यूज ऑफ बायोचार इन वर्टिकल फार्मिंग कैन इंक्रीज आउटपुट सिग्निफिकेंटली। अगर हम बायोचार का वर्टिकल फार्मिंग में यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा इंक्रीज होता है। ओके, बायोचार इज स्टेबल कार्बन रिच फ्रॉम चारकोल दैट अप्लाई टू द सॉइल। यहाँ पे आपका जो बायोचार होता है कैसा स्टेबल होता है, कार्बन रिच होता है। ओके, इसका जो कंटेंट होता है सॉइल में जो अप्लाई होता है तो बहुत हमारे में जो मतलब कि आपका एग्रीकल्चर क्रॉप्स होता है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। बायोचार कैन ऑल्सो डिक्रीज सॉइल नाइट्रोजन एमिशन। बायोचार यहाँ पे क्या करता है, जैसे आपकी जो सॉइल होती है उसका जो नाइट्रोजन एमिशन होता है उसको भी डिक्रीज करता है। तो इससे क्या होता है, आपकी सॉइल में जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स रहता है और इस तरीके से आपकी जो सॉइल होती है उसमें रिटेंशन होता है किसका, नाइट्रोजन का। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स पोरस नेचर बायोचार कैन इंप्रूव योर सॉइल वाटर रिटेंशन। जब हम बायोचार का यूज करते हैं इसका नेचर कैसा होता है, पोरस होता है। ये थोड़ा मतलब किससे, पोरस का मतलब क्या होता है, उससे कोई भी चीजें आसपास आपकी जा रही है। जैसे कि मान लीजिए ये नेट होता है, तो नेट कैसा होता है, थोड़ा सा उसमें स्पेस रहता है जिसके थ्रू यहाँ पे आपकी हवा जा सकती है, पानी जा सकता है, तो ये पोरस होता है जिसके कारण क्या होता है, सॉइल में वाटर का रिटेंशन होता है, उसको इंप्रूव करता है। देयर बाय प्लांट्स विल हैव मोर वाटर अवेलेबल टू देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके कारण यहाँ पर जो आपकी सॉइल में वाटर ज्यादा टाइम तक रहेगा, जिसके कारण प्लांट्स क्या है, ज्यादा यहाँ पर वाटर का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको बायोचार से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या थे। बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, तो यस आपका ऑप्शन 1 राइट है।
When biochar is a part of growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing organism. क्या बायोचार यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है? तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट के। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट इनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम। अभी हमने पढ़ा कि बायोचार क्या करता है, आपका वाटर को रिटेन करता है लॉन्गर टाइम के लिए। तो आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन डी। ओके तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी के आंसर सही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको ये बताना है मेडिटेरियन सी, आप सभी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इस सी से कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है ये आप लोगों को बताना है। आपके पास ऑप्शन है जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। तो इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज है जिसका बॉर्डर मेडिटेरियन सी के साथ लगता है, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। ओके आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा की पावर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा, ऐसी कौन सी पावर है? इस 4 ऑप्शन आप देखेंगे, इन 4 ऑप्शंस को देखते हुए आपको ये बताना है कि राज्यसभा की ऐसी कौन कौन सी पावर है जो लोकसभा के इक्वल है, जहां पर राज्यसभा भी इक्वली आपका मैंडेट होता है और लोकसभा भी। तो देखेंगे द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, क्या न्यू ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने में राज्यसभा भी उसका इक्वल पावर आता है कि सिर्फ लोकसभा की सिर्फ इसमें पावर है? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, मेकिंग कट मोशन। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर आप लोगों को दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। तो आज जो देखिए एडिटोरियल सेक्शन में हमारे लिए सिर्फ ये वाला जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आर्टिकल फिर से वही है कि जो हमने खालिस्तानी इशू आपका चल रहा है कनाडा में, तो उसी के बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कस किया गया। हमने कई बार 3-4 दिन से हम कंटिन्यूसली इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग इसको यहीं पर पढ़ सकते हैं। ओके अब ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या बताया गया है, सोब्रिटी आफ्टर द यूफोरिया ऑफ द यूएस स्टेट विजिट। आप सभी को पता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं यूएस के विजिट में गए थे और जून में, और इसके कारण मतलब कि इसको बहुत ज्यादा पब्लिसाइड किया गया, इस विजिट को हाईली पब्लिसाइड किया गया और इससे बहुत सारे हमारे लिए जो एग्रीमेंट और आपके जो पैक्ट्स है वो भी साइन हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यूएस का, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो रिलेशन थे यूएस के साथ अच्छे थे, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करते हैं तो यूएस के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे, बट फिर हमने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया। आपने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किया। उसके बाद से मतलब ना तो हम रशिया की तरफ थे ना ही यूएस की तरफ थे, तो इससे थोड़ा सा यूएस जो था वो नाराज हो गया था और हमारे जो रिलेशन थे रशिया के साथ अच्छे होते गए। ये हुआ। अब यूएस ने क्या कर दिया था, एक तरीके से साइडलाइन कर दिया था। इसी के चलते आप देखेंगे हमारी जो 2 वॉर होती हैं 1962 में चाइना के साथ और 1971 में आपकी पाकिस्तान के साथ, जो आपका ईस्ट बंगाल था, लिबरेशन स्ट्रगल जो चल रहा था हमारा बांग्लादेश का, तो उसमें यहाँ पर यूएस ने हमारा साथ नहीं दिया था। तो आप देखेंगे 2 यूएस प्रेसिडेंट इन पर्टिकुलर, लाइडन बी जॉनसन इन 1963 एंड रिचर्ड निक्सन इन 1971 आर स्टिल रिमेंबर फॉर देयर infamous role in this respect. John for denying aid to India in the wake of China's perfidious attack on India's 1962। यहाँ पे 1962 में जब यूएस से यहाँ पर मतलब कि हेल्प एक तरीके से मांगी गई थी, तो यूएस ने क्या कर दिया था, आपका मना कर दिया था। फिर 1971 में आप देखेंगे जब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो निक्सन जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी क्या किया था, बे ऑफ बंगाल में अपना पूरा फोर्स कर दिया था। उन्होंने किसको सपोर्ट किया था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो एक तरीके से हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे जो रिलेशन थे यूएस के साथ, हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो इतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे। फिर उसके बाद वेरियस विजिट्स होती हैं। सिर्फ हमारे जो अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सब विजिट नहीं किया यूएस को, इससे पहले भी हमारे जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे लीडर्स ने यूएस को विजिट किया, बट इतना ज्यादा जनरली कुछ भी ऐसा निकल कर नहीं आता। आप देखेंगे अ गुड विजिट टू यूएस बाय अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज जनरली व्यूड एज अ वन क्लियर इंडेक्स ऑफ इंडिया स्टैंडिंग इन द कम्युनिटी ऑफ नेशन। देखिए देयर वर विजिट्स बाय जवाहरलाल नेहरू, ही मेट विद हैरी एस ट्रूसमैन, ड्वेन डी इट्स एंड जॉन एफ कैंडे। तो इन्होंने हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने भी विजिट किया था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहाँ पे कोई भी विजिट नहीं की थी। उसके बाद हम देखेंगे इंदिरा गांधी जी की यहाँ पे वॉशिंगटन में विजिट होती है।
जो डिजास्टर्स हुए थे उसको शॉर्ट करने के लिए। उसके बाद राजीव गांधी जी की विजिट होती है, तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधीज विजिट वाज बाय ऑल अकाउंट डीम अ सक्सेस। तो देखिए इससे पहले जो विजिट हुई थी इसमें कोई भी ऐसे हमें सक्सेस नजर नहीं आता है, ये रिलेशन जिसके कारण हमारे अच्छे रहे हों। बट थोड़ा प्राइम मिनिस्टर जब राजीव गांधी जी यहाँ पे विजिट के लिए जाते हैं तो थोड़ी सी हमें सक्सेस मिलती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी सबसे ज्यादा। एडमिटेडली नन ऑफ देम मैच द यूफोरिया क्रिएटेड बाय विजिट ऑफ टू लेटर डे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड मिस्टर मोदी। तो अगर इनकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जॉयफुल जो रहा है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं मतलब कि किसकी विजिट में सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदे हुए हैं, आपको एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और मिस्टर मोदी जी के यहाँ पर विजिट में हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे क्योंकि फिर हमारे ऊपर क्या होता है जब हम यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, तो न्यूक्लियर टेस्ट जब हम करते हैं तो उसके बाद से यूएस क्या करता है, यूएसए आपका बहुत सारे सैंक्शंस लगाता है। सैंक्शंस लगाने के लिए उसके बाद हमारी विजिट होती है, मनमोहन सिंह जी यहाँ पे विजिट करते हैं टेन्योर अपने टेन्योर में। उसके बाद हम जो वेरियस ट्रीटीज होती हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है आपकी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ट्रीटी होती है, वेरियस यहाँ पे जो आइकॉनिक 123 एग्रीमेंट होता है यूएस कांग्रेस का, इनको हम साइन करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो रिलेशन होते हैं यूएस के साथ टाइम लाइन मतलब एक पटरी पर आते हैं, स्केल पर आते हैं, मतलब थोड़े थोड़े इंप्रूव होना स्टार्ट होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अभी हमें क्या करना होगा, हिस्ट्री को देखना होगा, है ना। हमें क्या करना होगा, हिस्ट्री को देखना होगा। हम टोटली यूएस के ऊपर मतलब कि एक तरीके से रिलाय नहीं रह सकते हैं। अब यूएस एक तरीके से क्या चाहता है कि बी कॉशियस, लुक एट हिस्ट्री। हमें यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना होगा और हिस्ट्री को यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। बैलेंस कैसे बनाना है, आपके पास यहाँ पे यूएसए है, दूसरा आपके पास यहाँ पर रशिया आ जाता है और तीसरा आपके पास यहाँ पर चाइना आ जाता है। तीनों कंट्रीज आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर क्या एक ब्रिज पावर बनाना होगा, तीनों कंट्रीज के साथ एक तरीके से बैलेंस बनाकर रखना होगा। अब एक तरीके से अगर हम यूएस की बात करते हैं, यूएस क्या चाहता है आपका, यहाँ पर देखेंगे यूएस चाहता है कि इंडिया क्या कर ले, आपका नेटो 5, हमने यहाँ पे नेटो 5+ की बात की थी, उसको ज्वाइन कर ले, इंडिया यहाँ पर ऑकस को ज्वाइन कर ले। बट ये क्या है, एक तरीके से सिक्योरिटी पैक्ट है, ये आपके क्या सिक्योरिटी पैक्ट। सिक्योरिटी पैक्ट का मतलब एक तरीके से ये हो जाता है कि अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन को इनको ज्वाइन करते हैं तो एक तरीके से आप उनके एम्बिट में आ रहे हैं और वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, है ना। बट हम तो मेंबर है किसके, क्वाड के भी, बट क्वाड का जो एम्बिट है वो अलग है। क्वाड का अगर हम देखेंगे तो देखिए द फंडामेंटल अंडरलाइंग द क्वाड, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड द ऑकस वेरी डिफरेंट। यहाँ पर जो फंडामेंटल्स लाए हो रहे हैं क्वाड के साथ और ऑकस के साथ, वो दोनों बहुत ज्यादा अलग अलग हैं। आपका ऑकस क्या है, एक सिक्योरिटी पैक्ट है, और अगर हम क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड एक सिक्योरिटी पैक्ट आपका नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एक अलायंस की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, बट यूएस का हमेशा से यही रहा है कि हम क्या करें, इंडिया को अब अपने सिक्योरिटी पैक्ट के अंदर लेकर आए, जिससे क्या हो, हम इंडिया को एक तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। बट अब ये भी कहा जा रहा है कि जो 21st सेंचुरी है वो किसकी होगी, इंडिया की होगी। इंडिया यहाँ पे एक तरीके से सुपर पावर बन के सामने आ सकता है, बट सुपर पावर कैसे बनेगा, ग्राउंड लेवल पर अगर हम रियलिटी देखते हैं, अगर हमें वर्ल्ड को लीड करना है तो सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमी है उसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इकोनॉमी आपकी कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगी, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको और ज्यादा क्या करना होगा, इनहेंस करना होगा। आपका मैन्युफैक्चरिंग इनहेंस होगी तो इससे क्या होगा, आपका जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन होगा तो अल्टीमेटली किसको आपको इंप्रूव करेगा, आपकी इकोनॉमी को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तभी हम क्या बन सकते हैं, आगे आने वाले फैक्टर में सामने आकर बढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे इंडिया मस्ट instead use the outcomes of the prime minister visit to skillfully function as a bridge power. It eminently suited to play such a role, should not be invited through blandishment such as defense ties to play a role in a subordinate the US in the politics of the Asia Pacific. अब यहाँ पर एक तरीके से क्या करना चाहता है यूएस, इंडिया को जो एशिया पैसिफिक है उसकी पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व करना चाहता है, बट इंडिया को क्या करना होगा, रशिया, यूएसए और चाइना के साथ एक तरीके से ब्रिज पावर, एक स्किलफुल यहाँ पे फंक्शन रोल प्ले करना होगा, बैलेंस वे में यहाँ पर सामने आना होगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आर्टिकल भी हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है, लॉन्ग रोड फॉर फाइंडिंग ट्रू पीस इन यमन। यमन में आपका जो सिविल वॉर चल रहा है उसके रिलेटेड है, तो ये इतने ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ कस्टम्स। अब आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, हमने देखा था हमारा जो आर्टिकल 44 डीपीएसपी का है वो किसकी बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि हमारे, अगर हम अपनी कंट्री में देखते हैं तो हमारे जो सिविल मैटर्स होते हैं, आपका यहाँ पे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, ओके, मैरिज डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ओके, यहाँ पे जो एडॉप्शन की जो
प्रोसेस है, तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या लेकर आए, एक लॉ लेकर आए, सेम लॉ लेकर आए, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये रिलीजन बेसिस पे नहीं, अगर यूनिफॉर्म सिविल बेसिस की बात करते हैं तो हमारे जो सिविल मैटर्स होते हैं सिर्फ रिलीजियस बेसिस पर नहीं होते, कि हम सिर्फ मुस्लिम्स में ऐसा हो रहा है, हिंदूज में ऐसा हो रहा है, बुद्धिज्म में ऐसा हो रहा है, जैनिज्म में ऐसा हो रहा है, क्रिश्चियंस में ऐसा हो रहा है, ऐसी शादी हो रही है, नहीं, हम यहाँ पर हमारे कुछ ट्राइबल बेल्ट्स भी हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल भी हैं, उनके आप उस रीजन में, जब ट्राइबल कम्युनिटी जो पीपल जहां पर रेसाइड करते हैं उस रीजन में आप जब जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो ट्राइबल पीपल है उनके बहुत ज्यादा अलग अलग कस्टम्स हैं, उनके अलग अलग रिचुअल्स हैं, उनके यहाँ पर मतलब शादी कैसे करना है, डाइवोर्स कैसे होना है, कैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी का राइट है उन्हें इनहेरिटेंस होना है, उनका पूरा एक तरीके से अलग है। तो आपका यूसीसी सिर्फ रिलीजियस बेसिस पर नहीं, आपका ये रीजन बेसिस पर भी होना चाहिए। इवन यहाँ पर आप देखेंगे जो ये ट्राइबल पीपल है उनको बहुत तरीकों से हमने प्रोटेक्ट भी किया है। आप देखेंगे ट्रेडिशंस की बात की गई, स्पेशल लेजिस्लेचर सच एज पैसा एक्ट 1996, द छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 एंड द आप यहाँ पर देखेंगे संथाल प्रनांग टेनेंसी एक्ट 1876 रिकॉग्नाइज सच कस्टम प्रैक्टिसेस इन झारखंड विच आर प्रोटेक्टेड अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो हमारा 5th शेड्यूल है वो क्या करता है, जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज की जो कस्टम्स है ना, प्राइमरी प्रैक्टिसेस है ट्राइबल कम्युनिटीज को, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। बट अगर आपका यूसीसी आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी आया नहीं है, शायद ये जब आए तो इन ट्राइबल कम्युनिटीज के जो पीपल है उनका जो कस्टम्स है उसको अलग रखें, उसको यहाँ पे एग्जाम किया जाए, अभी आया नहीं, बट ये पूरा बात चल रहा है, यहाँ पे सारी ये डिस्कशन किया गया है कि यहाँ पे हमें ट्राइबल पीपल इनको भी देखना होगा, इनके भी अलग अलग कस्टम्स हैं। इवन वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे डिसीजंस आए हैं उनमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है उसको एक्सेप्ट किया है ना, यहाँ पर उन सारी चीजों को एक्सेप्ट किया गया है। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन सिर्फ आपका एक यही है कि हम क्या करें, कम्युनिकेट करें, है ना, लोगों के साथ में यहाँ पर कोई भी ऐसी बातें ना आए उनके मन में जिसके कारण यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो। अभी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया, तो इससे पहले हम क्या करें, इन सारे लोगों से कम्युनिकेट करें। हम ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो ये जो ट्राइबल पीपल है इनको यहाँ पर अलग रखा जाए, उनके जो कस्टम्स हैं प्रैक्टिसेस हैं उनको अलग रखा भी जा सकता है। ओके, तो अब देखिए आगे फर्दर यहाँ पे जब आता है तो क्या क्या हमारे लिए चीजें निकल कर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सेलेक्टिव बैन ऑफ मैसेजिंग एप्स में बी लुक्ड एट। यहाँ पे तराई ने ये कहा है कि आपके जो मैसेजिंग एप्स होते हैं जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, उनको एक लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइसेंस प्रोवाइड करना इन द सेंस अगर हम बात करें कि जैसे आपका एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ, वीआई आपका आ चुका है, जियो आ गया, ये आपके जो टेलीकॉम सेक्टर है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू मतलब कि जब वो कम्युनिकेशन का जो पूरा सेटअप होता है उसके लिए आपको क्या करने पड़ते हैं, मतलब रिचार्ज वगैरह ये सारी चीजें करवानी पड़ती है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कॉल्स करते हैं। बट यहाँ पर हम व्हाट्सअप की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, वहां पर अभी क्या होता है, आपका कॉलिंग वगैरह सारी चीजें हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने एयरटेल की सिम लेकर रखी है, ठीक है, और अगर उसमें बैलेंस नहीं है बट आपके पास इंटरनेट का प्रोविजन है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कॉल कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे प्रोविजन, तो इसमें ये यहाँ पर मतलब कि बस एक तरीके से कंसल्ट किया जा रहा है कि हम इनको क्या कर सकते हैं कि मैसेजिंग एप्स सच एज व्हाट्सएप टू बी ब्रॉट अंडर द लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के अंदर ला सकते हैं। देखिए, the body had sought inputs on bringing apps like WhatsApp under a licensing framework. This comes at turning point as it had recommended against the regulation of such apps in 2020 में भी इन एप्स को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया गया था इस पॉइंट को, बट यहाँ पर कोई भी कंसल्टेशन नहीं होता है। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इन एप्स को भी इस एम्बिट में ला सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक तरीके से जो इनको हम बात करते हैं जो टेलीकॉम सेक्टर से आपके एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, तो इनको भी क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज वर्ड्स लाइक फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग इन आईटी रूल्स प्रॉब्लमेटिक। अब आप सभी को पता है यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल यहाँ पर एक तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ रही है।
तो इसको यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2023 आ रहा है आपका। बट इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि फेक हो गया, फॉल्स हो गया, मिसलीडिंग हो रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन रहा है। प्रॉब्लम कैसे बन रहा है कि हम किस चीज़ को फेक कहेंगे, किस चीज़ को हम यहाँ पर मिसलीडिंग कहेंगे, कौन सी चीज़ यहाँ पर फॉल्स है, हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसकी कोई भी डेफिनेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन की भी मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए जैसे कि हम बात करते हैं कोई स्टेटमेंट आई, तो ए पर्सन के लिए वो स्टेटमेंट कैसी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, और बी पर्सन के लिए वो स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है। तो हम उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये हमारे लिए थोड़ा सा क्या बन रहा है, प्रॉब्लम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द अथॉरिटी कंफर्म ऑन द फैक्ट चेकिंग यूनिट। तो यहाँ पर उसको फैक्ट चेक करने की अभी बात की गई है, किसके, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, हाँ, यूएस टू सेंड क्लस्टर बॉम्ब्स आर्म्ड व्हीकल्स टू यूक्रेन। यूएस क्या कर रहा है, जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं, एक तरीके से आपने वो रॉकेट बॉम्ब देखे हैं दिवाली पर हम जो जलाते हैं, उसको हम ऊपर भेजते हैं तो उसको उसके जो मतलब कि अंगारे होते हैं एक तरीके से पूरे स्काई में एक तरीके से फैल जाते हैं, उसी को हम क्लस्टर बॉम्ब कहते हैं। कि आपने एक बॉम्ब फेंका तो उससे वो पूरे आपके जो स्काई है उसमें पूरा फैल जाएगा और वो कई जगह पर यहाँ पर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो यूएस ने क्या किया, यूक्रेन इसकी बहुत दिनों से डिमांड कर रहा था, तो यूक्रेन को यहाँ पर हम देखेंगे तो मिलिट्री एज अ पार्ट ऑफ द न्यू मिलिट्री एड पैक वर्थ अप टू $800 मिलियन फॉर द वॉर एफर्ट अगेंस्ट रशिया। तो यहाँ पर यूएस ने 800, आप देखेंगे $800 मिलियन के यहाँ पर जो मतलब आपका जो एफर्ट है, वॉर एफर्ट रशिया के अगेंस्ट में, वो प्रोवाइड किया किसने, यूएस ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों पार्टीज की अगर हम बीच बात करते हैं, दोनों सेक्शन में आपका ना, तो एक तरीके से आप ये जो वॉर है किसके बीच में हो रहा है, रशिया और वेस्ट के बीच में हो रहा है। यहाँ पर देखिए यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेन के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, ना इतने ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है कि वो इस वॉर को इतने लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू कर सके। ये वॉर इतने लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 साल से भी ज़्यादा, आपका 1.5 साल हो गया, 1.5 ईयर्स हो चुके हैं, बट स्टिल अभी ये वॉर क्या है, कंटिन्यू है। तो यहाँ पर यूक्रेन को किसका सपोर्ट मिल रहा है, आपका वेस्ट का सपोर्ट मिल रहा है। तो एक तरीके से ये जो वॉर है किसके बीच में है, रशिया और वेस्ट के बीच में है। और यहाँ पर दोनों भी सेक्शन में से कोई भी जो पार्टी है वो पीस को स्टैब्लिश करने के लिए, पीस और स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए सामने नहीं आ रही है। अब आगे हम फर्दर देखते हैं कि आपका ये जो वॉर है वो कब तक यहाँ पर चलता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो आज देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, ओके, सो आवर क्वेश्चन वाज राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा। यहाँ पर राज्यसभा की ऐसी कौन सी पावर है जो लोकसभा के इक्वल है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें सभी लोग ने, मैं उम्मीद करती हूँ सबने कमेंट सेक्शन में आंसर किया होगा। तो आप देख सकते हैं राज्यसभा हैज अ इक्वल पावर विथ लोकसभा इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल का अमेंडमेंट होता है उसमें यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर होती है। अनलाइक मनी बिल, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैज टू बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजोरिटी। जैसे कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है तो वो दोनों हाउसेस से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। ओके, तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ सभी का आंसर क्लियर होगा। तो आज इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, दैट्स फॉर ऑल टुडे। सारी चीजें आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे तो इसका जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये चीज पहुंचेंगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, एडोवर्स न्यूज एनालिसिस, एडोवर्स न्यूज एनालिसिस टेलीग्राम में हमारा चैनल है, वहां पर आपको इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।